नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिवाद। दोस्तों, आपको मालूम है मेरा प्रतिवाद नाम का हिंदी यूट्यूब चैनल भाऊ तोरसेकर का 15 अगस्त से फुल टाइम शुरू हो जाएगा। उसके बाद मेरे वीडियो, हिंदी वीडियो प्रतिपक्ष पर नहीं रहेंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। अब आज का जो विषय है, बांग्लादेश। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हसीना वाजेद अपना वतन छोड़कर भागी है। ये खबर नहीं है, 3-4 दिन हो गए अचानक से उन्होंने अपना देश छोड़ा और एक हवाई जहाज लेकर वो भारत में भाग कर आई है। और पूरा बांग्लादेश एक टर्मोइल में चला गया है, अराजक में चला गया है। वहां कोई सरकार नहीं है। उनकी सरकार बर्खास्त करते हुए वहां के जो फौजी भाई है, फौजी जनरल है, उन्होंने सत्ता अपने कब्जे में ली है और गवर्नमेंट चलाने के लिए कुछ टेम्पररी गवर्नमेंट की घोषणा कर दी है। नोबेल विजेता यूनुस नाम के एक बड़े अर्थशास्त्री है, उनको टेम्पररीली गवर्नमेंट का एडवाइजर घोषित किया गया है और बहुत जल्दी चुनाव हो गए, ऐसी घोषणा कर दिए। लेकिन इसके बीच जो कुछ वहां हुआ है, उसके बाद हमारे देश में जो उसके प्रतिक्रिया आ रही है, रिएक्शन आ रही है, वो देख के अजब लगता है। हमारे देश की राजनीति कितनी निचले स्तर पर चली गई है कि एक इंटरनेशनल क्राइसिस पैदा हो गया है। यूक्रेन के बाद इजराइल और इजराइल के बाद अब बंगाल में, बांग्लादेश में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये अंतरराष्ट्रीय विषय होता है। और पूरे बांग्लादेश के चारों ओर से, तीन ओर से अगर भारत की बॉर्डर लगी हुई है तो ये कितना संवेदनशील मामला होता है। कम से कम इसकी जानकारी हर भारतीय राजनीतिज्ञ को होनी चाहिए और अपने आप में वो भारत के जो विरोधी दल है उनको होनी चाहिए। लेकिन जिस ढंग की प्रतिक्रियाएं, जिस ढंग के बयान हमारे देश के विरोधी नेता दे रहे हैं, वो चकित करने वाली बात है। महाराष्ट्र के एक पूर्व एमपी है राजू शेट्टी, उन्होंने तो बोल दिया, देखो वहां क्या हो रहा है। खुद को किसानों के नेता मानने वाले राजू शेट्टी कोल्हापुर के हैं और बोल रहे हैं बांग्लादेश पर, देखो बांग्लादेश में क्या हो गया है। प्रधानमंत्री को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा है। इससे भारत के प्रधानमंत्री, भारत की सरकार कोई सबक ले। अरे क्या पागल हो क्या? पागल हो तुम? बांग्लादेश की जो अवस्था है वो अराजकीय अवस्था है। एक विद्यार्थी आंदोलन शुरू हो गया। असल में ये भी झूठ है कि वो आंदोलन शुरू किया गया। आपको याद होगा कि भारत में भी जमाते इस्लामी नाम की जो संस्था है, उनका एक विद्यार्थी शाखा हुआ करती थी जिसको सिमी माना जाता था। उसका नाम सिमी था, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, ऐसा उसका शॉर्ट फॉर्म था, जिसको हम सिमी बोलते थे। एक समय आ गया कि ये इस्लामी धर्म पर आतंक फैलाने वाली संगठन है और उसको बैन किया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था। उसका नाम सिमी था और उसकी स्थापना भी जमाते इस्लामी ने की थी। तो जमाते इस्लामी जो बांग्लादेश की है, उसी ने ये आज जो शुरू है बांग्लादेश में जो विद्यार्थी आंदोलन, उसकी शुरुआत करने वाला ग्रुप भी विद्यार्थियों का है। लेकिन वो आंदोलन जैसा हिंसक बनते गया, वायलेंट होते गया, तो वो जमाते इस्लामी ने टेक ओवर किया। और ये जमाते इस्लामी कौन है? 53 साल पहले जब पाकिस्तान से बांग्लादेश मुक्त हो गया, बांग्ला भाषी और उर्दू भाषी इनका जो झगड़ा था, उससे होकर
पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए, जो भौगोलिक टुकड़े थे लेकिन पॉलिटिकली वो एक देश माना जाता था, उसका जो पूर्व हिस्सा था जिसको ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था, उसका ही रूपांतर बांग्लादेश में हो गया। तो ऐसे देश में एक धर्मांध संगठन, कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन, जाति विद्वेष, धर्म विद्वेष के आधार पर राजनीति करती है, उसके कारण अगर उस देश में अराजक फैल गया, अनार्की हो गई है, तो उसके आधार पर हमारे लोकतंत्र से चलने वाले भारत देश में उससे सबक लेना चाहिए बोल रहे हैं, तो इनका दिमाग बंद हो गया, ऐसा ही लगता है। राजू शेट्टी कोई छोटा नेता नहीं है। कोल्हापुर पश्चिम महाराष्ट्र जिसको बोला जाता है, वहां वो किसानों के नेता है। लगातार कुछ ना कुछ किसानों के आंदोलन करते रहते। जब किसान कानून आ गए थे, उसके लिए दिल्ली में और दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन हुआ था, उसके सपोर्ट में खड़े हुए थे। पिछले 2 बार लगातार लोकसभा का चुनाव हारे हैं। कहने का मतलब ये है कि आप बोल रहे हो तो ये किसी डिस्ट्रिक्ट की तहसील की कोई मुद्दा नहीं है कि जिस पर आंदोलन चला है। बांग्लादेश का आंदोलन किस कारण हुआ, क्यों इतना विस्तृत हो गया, उसके लिए जितनी जमाते इस्लामी जैसी संगठना जिम्मेदार है, उतनी ही वहां की जो सरकार थी, जिस ढंग से हसीना वाजेद वहां तानाशाही के तरीके से डेमोक्रेसी चला रही थी, उसका ये परिणाम है। कुछ पार्टियों को, कुछ संगठनों को बैन किया गया। नेशनलिस्ट अवामी नेशनलिस्ट पार्टी ऐसी जो दूसरी पार्टी है, उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया, फिर भी चुनाव लड़कर एक तरफा चुनाव से बड़ा भारी बहुमत लेकर हसीना वाजेद प्रधानमंत्री लगातार 15 साल से बैठी हुई थी। लेकिन उन्होंने ये कोशिश तक नहीं की कि भाई जो पार्टियां चुनाव का बहिष्कार कर रही है उनको साथ ले। उल्टा उनको बैन करने के बाद एक एक करके अपने दुश्मनों के खिलाफ सरकारी यंत्रणा का इस्तेमाल करती गई, और उसका परिपाक हुआ है, उसका परिपाक हुआ है। तो उसकी राजनीति और हमारी राजनीति, भारत की सरकार और बांग्लादेश की सरकार, इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। हमारे यहाँ चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में हर पार्टी हिस्सा ले रही है, ना किसी को बैन किया जाता है। केजरीवाल जैसा इंसान जो जेल में पड़ा था, उसको चुनाव के लिए कोर्ट ने भी एक्सेप्शन करके प्रचार के लिए 3 महीने 3 हफ्ते की जमानत दी थी। इससे ज्यादा लोकशाही क्या हो सकती है, डेमोक्रेसी क्या हो सकती है। लेकिन मोदी के खिलाफ देश फैलाते हुए जाने वाले लोग खुद को अगर जमाते इस्लामी जैसे संगठन से आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, फिर वो राजू शेट्टी हो या और कोई हो, तो हम समझ सकते हैं इनका दिमाग चलना ही बंद हो गया। लेकिन एक बात होती है दोस्तों, दूसरे के घर जल रहे, उस पर अपनी रोटियां सेकने वाले होते हैं। उनको जब वो आग अपने घर तक पहुंचने वाली है, ऐसी आशंका जग जाती है, तो इनकी नींद खुल जाती है। इसलिए उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत या अखिलेश से लेकर राजू शेट्टी तक लोग कुछ भी बोलते रहे, लेकिन उनके ही साथ बैठने वाली, उठने वाली, साथ साथ राजनीति करने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, नींद उनकी खुल गई है, नींद से जाग गई है उनको। क्योंकि बंगाल, पश्चिम बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल, उसकी बहुत सारी बॉर्डर बांग्लादेश से लगी हुई है। और अगर बांग्लादेश से अत्याचार पीड़ित भागने वाले हिंदू आकर पश्चिम बंगाल में बैठ जाते हैं, तो पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी, लोकसंख्या का जनसंख्या का चरित्र बदल जाएगा, समीकरण बदल जाएगा। और अगर वो समीकरण बदलता है
तो पश्चिम बंगाल के राजनीति और चुनावी राजनीति का समीकरण भी बदला जा सकता है। और इसीलिए बंगाल में, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, उससे अगर लोग शरणार्थी होकर भागकर भारत में आ जाए तो उसमें बड़ी भारी संख्या में हिंदू हो गए। बंगाल में आज भी 8-9%, 10% हिंदू है। जो संख्या हम बारीकी से समझे तो 6-7 करोड़ तक जा सकती है। उसमें से 4-5 करोड़ भी पश्चिम बंगाल में आ जाए तो पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी बदल जाती है। और बांग्लादेश से शरणार्थी होकर आए हुए हिंदू ममता की सेक्युलरिज्म को वोट नहीं देंगे, ये ममता जानती है। और इसीलिए शरणार्थी आएंगे तो उनको भारत में आसरा देना पड़ेगा, और देना पड़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा बंगाल में फैल जाएंगे। और बंगाल में आज जो मुस्लिम वोट पर अपनी राजनीति चलाने वाली ममता बनर्जी है, उनकी राजनीति में बड़ा बदलाव आ सकता है। और इसलिए ममता की नींद खुल गई है। एक दिन पहले तक जो मोदी सरकार पर हमेशा हमला करती थी, मोदी सरकार की किसी भी पॉलिसी या किसी भी नीति पर गए गुजरे आरोप करती थी ममता दीदी, वो अचानक से हसीना वाजेद अपना वतन छोड़कर भाग गई। उसके बाद ममता दीदी जाग गई है। हसीना भागी, ममता जागी, क्योंकि उनको पता है कि अगर लाखों की तादाद में बांग्लादेश से हिंदू बॉर्डर क्रॉस कर कर भारत में आना चाहते हैं तो उनको बंगाल की पुलिस नहीं रोक सकती, और भारत सरकार तो रोकना नहीं चाहती, क्योंकि ऐसे परागंदा शरणार्थी हिंदुओं को आश्रय देने का नया कानून मोदी सरकार ने बना रखा है। सीएए लागू करने के लिए मोदी सरकार, अमित शाह गृह मंत्री उत्सुक है। तो जो शरणार्थी आएंगे उनके लिए मोदी सरकार दरवाजे खुले रखेगी, और ज्यादा से ज्यादा बांग्लादेश के हिंदू शरणार्थी आकर पश्चिम बंगाल में लोक संख्या का जो परिमाण है वो बदल डालेंगे। और दूसरी बात है कि जो बांग्लादेश के धर्मांध मुस्लिम कर रहे हैं, उसी के स्तर पर, उसी की आधार पर काम करने वाले जो पश्चिम बंगाल की मुस्लिम संगठन है, वो भी बांग्लादेश के मुस्लिमों से हाथ मिलाना चाहे तो ममता दीदी के लिए बंगाल संभालना मुश्किल हो जाएगा। जो ममता दीदी म्यांमार के रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थी आते उनको भी अपने साथ लेने के लिए राजी है, उनको बांग्लादेश से आने वाले हिंदू शरणार्थी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे जो डेमोग्राफी बदलती है उससे ममता दीदी की वोट बैंक धोखे में आएगी, इसका डर है। और इसलिए जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है उसी कारण हसीना वाजेद को भागना पड़ा, ये सच्चाई है। लेकिन उसके बाद जो कुछ घट रहा है बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ घट रहा है, उससे जो लोग संख्या अपनी जान बचाकर भारत में आना चाहती है, इससे भारत के बड़े संख्या में जो सेक्युलर नेता और उनकी राजनीति है उसको धोखा निर्माण हुआ है। क्योंकि कम से कम 6-7 करोड़ हिंदू आज भी बांग्लादेश में हो सकते हैं, समझो 5 करोड़ भी है, उसमें से 2 करोड़ अगर भारत में आना चाहते हैं और भारत सरकार उनको आसरा देना चाहती है तो वो हिंदू बांग्लादेश से आने वाला है, वो कभी भी सेक्युलर पार्टियों के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि सेक्युलरिज्म की कीमत उन्होंने पीढ़ियों से अदा की है, चुकती की है। और इसलिए ममता अपनी सेक्युलर नींद से जाग गई है, और पहली बार उन्होंने मोदी सरकार को खुले आम सपोर्ट डिक्लेयर किया है।
हसीना वाजेद और वो जो मामला हो गया, वो भाग गई, भागकर भारत आ गई, शरण लेने भारत आ गई। तो उसके बाद जब ममता बनर्जी ने बंगाल की जनता को जो आह्वान किया है, वो हमें इसीलिए समझना जरूरी है कि कृपा करके बांग्लादेश की जो सिचुएशन है, जो कुछ घट रहा है, उस पर अनाप शनाप बकना बंद करो। सोशल मीडिया हो या मेनस्ट्रीम मीडिया हो, उसमें ऐसी कुछ बात मत करो कि जिससे पश्चिम बंगाल की पश्चिम बंगाल का एटमॉस्फेयर, हवा, वातावरण बदल जाएगा। क्योंकि पहले से ही पिछला लोकसभा चुनाव हो या पिछला विधानसभा चुनाव हो, जो कुछ आज बांग्लादेश में खुले आम हो रहा है, वो पश्चिम बंगाल में भी हिंदुओं के साथ हुआ है। 3 साल पहले जब बंगाल में विधानसभा चुनाव हो गया था, सॉरी 2 साल पहले 2022 में, उसके बाद 5,000 हिंदू फैमिलीज को पश्चिम बंगाल से भागकर आसाम में आसरा लेना पड़ा था, शरण लेना पड़ा था। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद भी बहुत सारे हिंदू घर पश्चिम बंगाल में जलाए गए। जलाने वाले मुस्लिम थे, मुस्लिम दंगाबाज थे, और ये सब मुस्लिम दंगेखोर ये तृणमूल कांग्रेस के ही कार्यकर्ता थे। अगर उन्होंने बांग्लादेश की तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा शुरू कर दी, तो मामला ममता सरकार के हाथ से निकल जाएगा। इसके लिए ममता डरी है, और इसीलिए बुरे सपने से डरकर इंसान जग जाता है। उसी तरह से ममता की नींद टूट गई है, ममता की नींद खुल गई है। ममता जाग गई है कि सेक्युलरिज्म का धोखा उनकी सत्ता के लिए क्या है, हिंदुओं के लिए क्या है, उस पर मैं नहीं बोल रहा हूं। ममता डरी है तो अपनी सत्ता धोखे में आ गई है, इसकी समझ उनको आ गई है, और इसलिए ममता डरी है। बाकी इंडिया अलायंस, राहुल गांधी, अखिलेश, उद्धव ठाकरे जो कुछ बोलना है बातें करे, उनसे अलग सुर में ममता दीदी बांग्लादेश के मामले में बोल रही है। जो कुछ मोदी सरकार तय करेगी, हम यानी तृणमूल कांग्रेस मोदी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी। भारत सरकार यानी मोदी सरकार की बांग्लादेश की जो नीति होगी, उसका विरोध हम नहीं करेंगे, हम उसका अमल करेंगे। ये ममता दीदी इसलिए बोल रही है क्योंकि उनको मालूम है, पुलिस हो, गुंडे हो, वो डरे हुए छोटे छोटे समूह होते, उन पर दादागिरी कर सकता है, लेकिन लाखों की संख्या में अगर बांग्लादेश से हिंदू पश्चिम बंगाल में घुसने के लिए आ गए, तो बंदूकें उनको नहीं रोक सकती। ना पुलिस रोक सकती है, ना भारत सरकार की फौज रोक सकती है, और भारत सरकार की सेना तो उनको रोकेगी ही नहीं, क्योंकि भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने ऐसे लोगों को अपनी सिटीजनशिप देना तय कर चुकी है। मोदी, ममता उसके खिलाफ है, क्योंकि ममता को बंगाल की जो डेमोग्राफी है, हिंदू लोक संख्या है, वो बढ़ना आवश्यक नहीं लगता, उससे उनकी राजनीति फेल्योर हो सकती है, और इसलिए ममता जागी है। दोस्तों, कैसे दिन आ गए, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री अपना देश छोड़कर भागी, और भारत में जो बंगाल प्रांत है, पश्चिम बंगाल है, वहां की मुख्यमंत्री बांग्लादेश की हिंसा देखकर जाग उठी है। अगर ये विषय आपको, ये कंटेंट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।